अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो जी आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो बड़े आराम से इसको सुनना है। वैसे तो बच्चों को ना ये बुक में ये वाले टॉपिक्स देख के ना कुछ होने लग जाता है, कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, थोड़ा लंबा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसको बड़े आराम से हम डील करेंगे। तो जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलुलर एक ऑर्गेनेल है, एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, और वो नेटवर्क देखो, सपोज अगर हमारे पास ये एक सेल है और दरम्यान में उसका न्यूक्लियस है, तो वो जो नेटवर्क है ना, इस सेल मेम्ब्रेन से शुरू होते होते इस न्यूक्लियस तक एक्सटेंड करता है। उस नेटवर्क को, उस चैनल को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे हम डील करते हैं उसके फंक्शंस वगैरह, स्ट्रक्चर, सब कुछ डील करेंगे इंशाल्लाह। तो बेशुमार सेलुलर प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर लें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और आपको पता है राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। क्वालिटी कंट्रोल, ये प्रोटीन की क्वालिटी वगैरह को कंट्रोल रखती है, किस टाइप की प्रोटीन चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, वगैरह वगैरह। कैल्शियम स्टोर करती है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा SER, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कहाँ पढ़ा था ये? मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर हम लोगों ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा होता है। मतलब अगर हम मसल्स में बात करें तो मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका काम क्या था? उसने कैल्शियम स्टोर किया हुआ था, और जब कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत होती तो फिर वो कैल्शियम टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जाता था और सारी कॉन्ट्रेक्शन वगैरह करता था। वो इंशाल्लाह उस चैप्टर में हम लोग सब कवर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके मैंने आपको बता दिया कि इसका एक काम कैल्शियम स्टोरेज भी है, कैल्शियम आयन स्टोर करता है। कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो काफ़ी चीज़ों को मेटाबोलाइज करता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह, लेकिन जो मैक्सिमम मेटाबोलाइजेशन है ना, वो यहाँ पर लिपिड्स की देखने को मिल रही होती है। ड्रग टॉक्सिफिकेशन, मतलब जो बड़ी बड़े हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़कर, छोटा बनाकर, छोटे छोटे लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसको या तो अपने अंदर स्टोर रख लेता है या फिर साइटोप्लाज्म में भेज देता है ताकि मजीद एक्सक्रीशन हो जाए सेल से उसकी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें थी इसकी। और एक कॉन्टिन्यूस शीट से बना होता है, मेम्ब्रेनस शीट होती है, मतलब वो जो है ना खुला सारा उसका सामान नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, कंटेंट है, वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म से के साथ अटैच नहीं है, उसके साथ लिंक नहीं है। दरम्यान में एक मेम्ब्रेन आ रही है जो कि उनको डिस्टिंग्विश कर रही है। तो ल्यूमेन, ठीक है, जो इसके अंदर जितना भी पोर्शन है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन, एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन is a convoluted space that can take up more than 10% of cells volume। से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना बड़ा होता है। चलो इसको जरा स्ट्रक्चर को डील करते हैं। ये आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के साइड में ये आपको सारी लाइंस नजर आ रही हैं, ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां जहां इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपको गोल गोल चीजें नजर आ रही है, ये राइबोसोम्स है। जहां जहां ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, हम बोलेंगे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस पार्ट का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी यहाँ पे आपको सिंपल ट्यूब्यूल्स नजर आएंगी, आपको मजीद उसमें वो राइबोसोम अटैच नजर नहीं आएगा। हम उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बेशुमार काम है डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, वगैरह वगैरह। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इस तरह की सारी कन्वोल्यूशंस है ना, इनको हम कहते हैं, ये इधर लिखा हुआ है सिस्टर्नी। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनको कहते हैं सिस्टर्नी। तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना एक नेटवर्क के सिस्टर्नी का, ढेर सारे सिस्टर्नी मिलकर जुड़कर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो हम अब इसके थोड़े से लिटरल मीनिंग चेक कर लेते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले हम डील करते हैं एंडो को। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ, इनसाइड कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है वर्ड, वो है प्लाज्मिक। प्लाज्मिक हमारे पास प्लाज्मा से निकला है, मतलब प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला रेटिकुलम होता है नेटवर्क। ठीक है, रेटिकुलम ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ एक चैनल, नेटवर्क, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना? प्लाज्मा के अंदर मौजूद चैनल्स जो बेशुमार ट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं, वो हमारे पास हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रीक वर्ड है एंडोन और प्लाज्मा, जिसका मतलब है, एंडोन का मतलब विद इन और प्लाज्मा का मतलब समथिंग मोल्डेड। तो यहाँ पे प्लाज्मा साइटोप्लाज्म की बात हो रही है।
और जो रेटिकुलम उसका मतलब है छोटा सा नेट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होगा, किसी भी प्लाज्मा में पड़ा हुआ एक छोटा सा नेट चैनल। डिस्कवरी में हमारे पास 3-4 नाम आ रहे हैं। इधर है हमारे पास पोर्टर, एल्बर्ट क्लॉड और अर्नेस्ट फुलमैन। इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अच्छा देखो ना, कोई भी चीज जब आप डिस्कवर करते हो तो फिर वो एक ही दफा में डिस्कवर नहीं होता, उसका आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स होते हैं। कभी इसका एक पार्ट हमें डिस्कवर हो गया, कभी दूसरा, कभी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, फिर मजीद उस पर थोड़ी सी वो बैठती है, थोड़ी सी रिसर्च होती है, उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आता है उसका। तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा मतलब 1940 से भी पहले इसका काम स्टार्ट हो गया था डिस्कवरी का, लेकिन एक कंप्लीट डिस्कवरी हमारे पास 1945 में देखी गई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास हमें नजर आया कि इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। बाकी इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ डायनामिक ऑर्गेनेल विद अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम विद मल्टीपल डोमेन्स। अब इसके डोमेन्स का मतलब इसके पार्ट्स हम डिस्कस करें। सिस्टर्नी मैंने आपको बताया था फ्लैट एंड सैक लाइक शीट्स हैं। मतलब अगर हम सैक्स की बात करें तो दे आर लाइक ऐसे, ये वाली शीट्स है ना, ये सैक लाइक शीट्स हैं। और फ्लैटेंड मतलब आपको नजर आ ही रहा है कि ये कोई गोल नहीं है, किसी और शेप में नहीं है, फ्लैट सी शीट्स हैं ऐसे करके। और यहाँ पे थोड़े से इसमें कर्व्स आ रहे होते हैं, और जब ये सब जुड़ती हैं तो वो ईआर बनाते, तो इनको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स ये मिलकर, जब आपने देखा होगा कि अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वहां पे आपको ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ऐसे करके, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो आपको वहां पे सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो बस ये डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने सिस्टर्नी को डील कर लिया, उसके बाद हमारे पास आता है ट्यूब्यूल्स, वो भी डील हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो पार्ट जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड है उनको हम कहते हैं रफ। अच्छा, असल में ना जो असल इसकी कॉन्डेशन है, जो असल इसका वर्ड है वो है रफ सरफेस्ड, स्मूथ सरफेस्ड। यहाँ पे हम वो वर्ड ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। रफ सरफेस्ड ईआर और स्मूथ सरफेस, ठीक है। मतलब ईआर रफ और स्मूथ नहीं होती, सरफेसेस रफ और स्मूथ है। जो नीचे ईआर है वो तो सेम ही है, ऊपर सरफेस डिफर कर रही है। जहाँ पे राइबोसोम लगे हैं उसको थोड़ा सा रफ सा स्ट्रक्चर दे रहा है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको रफ रफ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है वो उसको थोड़ा सा स्मूथ सरफेस दे रहा है। तो इसको अगर आप देखो ना, अगर आप पीटीबी की बुक खोलो और आप उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ो तो आपको ये वर्ड नजर आएगा, रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्म। उन्होंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं डील किया उसको, उन्होंने रफ सरफेस्ड और स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह के इसको डील किया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखने के एमटी कैट में मुश्किल बातों के बजाय वो आसान बातें ऐसी घुमा के पूछते हैं कि इंसान वहीं पर फंस जाता है कि भाई जिंदगी खत्म। यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख लो कि पहले हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के ऊपर न्यूक्लियस है, और उसी मेम्ब्रेन के साथ हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है। एक तरफ हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तरफ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इसके बाहर वाली साइड पर साइटोप्लाज्म आ जाएगा सेल का। ऐसे कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी बाहर की साइड पर, ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सारा, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। ये हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल्स में, जो कि हाफ से ज्यादा सेल का मेम्ब्रेन कंटेंट कवर किए हुए है। बेशुमार सेलुलर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस है, प्रोटीन की फोल्डिंग है, और कैल्शियम है, होम्योस्टेसिस है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब इन सबको हम डील कर चुके हैं। आगे चलते हैं तो दो टाइप्स हैं इसकी, स्मूथ और रफ। रफ में राइबोसोम अटैच्ड है सरफेस के साथ, स्मूथ वाले में कोई राइबोसोम्स नहीं है। और अब हम इन दोनों के फंक्शंस को डील कर लें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ flattened sacs called cisternae which are connected to the nuclear membrane. The RER surface is covered with ribosomes, ठीक है, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम एक अलग टाइप के ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। तो RER का एक कलेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल,
चेक करता है कि प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग और फॉर्मेशन हो रही है। कोई भी देखो ना इनकरेक्ट थोड़ा सा भी हो जाए, अगर हम हीमोग्लोबिन की सपोज बात करें तो आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का सिर्फ एक अमाइनो एसिड ग्लूटामीन वो चेंज होकर वेलानिन लग जाता है उसकी जगह, ठीक है। तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड एक चेन में, टोटल पूरी हीमोग्लोबिन में सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स डिफर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सारा का सारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और वो सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, नीडल लाइक शेप हो जाती है और ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो उसकी क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है और इंसान मर जाता है। तो देखो कि 572 नहीं 546 आई गेस 546 में से सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स अपनी सही जगह पर नहीं थे, उनकी जगह कोई और आके लग गया तो काम तमाम। तो ये बड़ा ही नाजुक प्रोसेस है, बड़ा सेंसिटिव है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बेशुमार फैक्टर्स बना दिए इसको कंट्रोल करने के लिए, वरना थोड़ी बहुत आगे पीछे कमी बेशी इंसान को उसी वक्त मार सकती है। तो कभी आप बैठ के सोचो ना कि अल्लाह ताला की हमारे पे कितनी ज्यादा रहमत है। तो बायो स्टूडेंट्स तो वैसे ही ना शुक्राने के नफल पढ़ पढ़ के थके कि मतलब हम इतनी छोटी सी बात तक सोच सकते हैं कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही काम करे जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन सही बन रही है, हमारे एंजाइम सही काम करें, हमारे एंटीबॉडी सही काम करें, बेशुमार फंक्शनिंग हमारे प्रोटीन्स कर रहे हैं। तो आर सही होगा तो प्रोटीन सही बनेगी और तो सही फंक्शनिंग होगी। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और फिर प्रोटीन डेस्टिनेशन बताता है ये कि जो प्लाज्मा जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए हैं वो कहाँ भेजनी है, कहाँ सिक्रीट करनी है, अपने अंदर स्टोर रखनी है या उसको क्या करना है, तो ये सब कुछ डिसाइड करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट है जहाँ पर हमारे पास राइबोसोम अटैच नहीं होते। और इसके फंक्शंस की बात करें तो लिपिड प्रोडक्शन कराता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, हार्मोन प्रोडक्शन करवाता है ये। हार्मोन जो हमारे पास यहाँ पे बेशुमार हार्मोन वो बने होते हैं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, लिपिड उनका ओरिजिन होता है। आपको पता है स्टेरॉइड जो है ना वो लिपिड की एग्जांपल है। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, एड्रिनल हार्मोन्स हो गए, उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिफरेंट हार्मोन्स हम बात कर लें, ऑक्सीटोसिन मतलब जो गोनाडिक हार्मोन्स हैं वो सारे बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म करा रहा है और ये हार्मोन लिपिड एंड स्ट्रक्चर है। कैल्शियम रेगुलेशन करा रहा होता है, अभी मैंने आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारी बातें बताई हैं वो यहाँ पे आ जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है, लिवर के अंदर एससीआर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है बाकी सेल्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि लिवर में आपको पता डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है और ये बड़े प्रोडक्ट्स को छोटे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर रहा होता है ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा मसला ना पड़े। ट्रांसपोर्ट भी करवा रहा होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के दरमियान ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। जो हमारे पास प्रोटीन्स बन रही होती हैं उनको वेसिकल्स में कन्वर्ट करके उसको बाहर साइटोप्लाज्म में भेज रहा होता है या गोल्जी अपरेटस तक भेज रहा होता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें होगी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिलसिले में। अब इसको देखो दोबारा से इसका स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं हम। ये हमारे पास जो गोल गोल लगे हुए ना ये राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म में थे और साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ ऑर्गन्स के अटैच होते हैं, उनमें से एक ऑर्गन हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपको जो फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं ये हमारे पास सिस्टर्नी है और जो फोल्डिंग्स के दरमियान ये पार्ट नजर आ रहा है ये वाला ये हमारे पास सिस्टर्नल स्पेस है। सिस्टर्नी के दरमियान की स्पेस जहाँ पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन पाया जाएगा। और ये जो इस राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस पार्ट में आपको नजर आ रहा होगा कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, तो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाएगा इस तरफ, और न्यूक्लियस की जो पोर है एक आध पोर के साथ ये कनेक्शन में होगा और न्यूक्लियस के पोर की वजह से एक आध ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन में आ जाएगा, न्यूक्लियस के साथ ये एक्सचेंज कर लेगा मटेरियल्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आई गेस के आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus की बात करते चले तो इसका स्ट्रक्चर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे थोड़ा थोड़ा होता है, ये भी सिस्टर्नी से मिलकर बनता है और इसके फंक्शनिंग जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वाली आती है स्टेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो प्रोडक्ट्स थे वो गोल्जी apparatus में आते हैं और गोल्जी apparatus उन प्रोडक्ट्स को मजीद बेहतर फॉर्म में प्रोसेस करता है, उनको वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोसेस करता है, उनके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा देता है
उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स को ये कार्बोहाइड्रेट से अटैच कर देता है, मतलब प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच करके ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स के साथ अटैच करके ग्लाइकोलिपिड्स बना देता है, जो कि मतलब जिस तरह की सेल को जरूरत है उस तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है ये पुराने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो कह सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग में गोल्जी अपरेटस यूज होता है, मॉडिफिकेशन में यूज होता है ये, और सॉर्ट्स आउट एंड पैकेजेस proteins and lipids for secretion or delivery into other organelles. It also synthesizes glycolipids and sphingomyelin for secretion, ठीक है। sphingomyelin भी एक conjugated molecule ही है जो कि हमारे डिफरेंट जो सेलुलर फंक्शन है उसमें यूज होता है। बाकी लोकेशन की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के पास और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन और ये जो गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन है सब एक कनेक्टेड है, सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि इनके फंक्शन बड़े कनेक्टेड है। नंबर वेरी करता है, जिस सेल में कुछ सेल्स में 100 होते हैं, कुछ सेल्स में बहुत कम होते हैं, डिपेंड करता है सेलुलर फंक्शन पे, उसकी मतलब नीड पर कि किस तरह का सेल है, क्या उसने फंक्शन परफॉर्म करना है, कितनी नीड है उसमें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गोल्जी अपरेटस हैज 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स, सिस, गोल्जी और एक सेकेंड, हाँ, द गोल्जी स्टैक, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क और गोल्जी ऑर्गन। तो सिस और ट्रांस के हम आगे बात करते हैं। पहले हम इसको डिस्कवरी को देख लेते, तो इसकी डिस्कवरी भी बच्चों लिख लो कि मिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर ये आगे गोल्जी अपरेटस पड़ गया। गोल्जी apparatus is a complex of vesicles and fold in membranes within the cytoplasm of most eukaryotic cells, ठीक है। ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है ये, प्रोकैरियोटिक में तो पाया नहीं जाता क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब हम इसके भी डोमेन्स पढ़ लेते हैं। तो एक जो गोल्जी अपरेटस है ना, वो तकरीबन 40 से 100 स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी से मिलकर बनता है, मतलब ये स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर कंपाइल करते हैं तो एक गोल्जी अपरेटस बन जाता है। सिस्टर्नी की बात करें तो ये वही है, फ्लैटेंड सैक्स हैं, फ्लैटेंड जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं तो गोल्जी अपरेटस बन जाता है। और गोल्जी रिबन की बात करें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के पास लोकेट होता है। और मतलब गोल्जी रिबन वैसे हमारे सिलेबस में इतना नहीं तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको खत्म ही कर देती हूँ, फिर ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है लेकिन इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की खुद ही मसला पड़ जाए। सिस और ट्रांस गोल्जी की बात करें तो जो गोल्जी अपरेटस का कॉन्वेक्स साइड होती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिस गोल्जी, और जो कनकेव साइड होती है ना उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रांस गोल्जी। अब देखो बच्चों, कॉन्वेक्स और कनकेव को याद कैसे करना है। कनकेव, केव से याद रखो, केव अंदर की तरफ जा रहा होता है ना, तो जब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आए तो आपने कहना है कनकेव है, और जब इसके ऑपोजिट स्ट्रक्चर नजर आए तो वो ऑब्वियस ही बात है कन्वेक्स होगा, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, जब ये स्ट्रक्चर आए तो ये कन्वेक्स है, तो अंदर की तरफ कनकेव याद रखना है, और अगर ये बाहर की तरफ उसका मुंह है तो फिर इसको कन्वेक्स याद रखना है। तो बस केव से याद रखना है, कनकेव अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अब बड़ा आसान से मैंने आपको टिप दे दिया, कनकेव याद रखना है, केव अंदर की तरफ होता है गार, तो जो गोल्जी का कनकेव फेज है ना वो भी अंदर की तरफ होगा, और हमारे पास जो कनकेव फेज है उसको हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। ये 3-4 बातें इनको लिखनी है लाजमी। जो गोल्जी का अंदर वाला फेस है उसको हम कनकेव फेस कहते हैं और साथ में हम उसको ट्रांस फेस भी कहते हैं, और जो बाहर वाली साइड है उसको हम कन्वेक्स साइड कहते हैं और सिस फेस भी कहते हैं, सिस साइड भी कहते हैं, सिस गोल्जी भी कहते हैं। अब देखो इसका जो मेन फंक्शन है वो मॉडिफाई और सॉर्ट आउट प्रोटीन और लिपिड्स को करना होता है, उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये स्ट्रक्चर अगर 2D में हम इसको डील करें तो हमारे ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, 3D में डील करें तो आपको नीचे भी स्ट्रक्चर नजर आएगा, और वैसे ही देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हुए तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये जो है ना ये उसने एक वेसिकल बना लिया यहाँ पे, मतलब इसमें कोई ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन होगा, ये साइटोप्लाज्म में उसने एक्सक्रीट कर दिया, सिक्रीट कर दिया। अब साइटोप्लाज्म में जहाँ जिसकी जरूरत होगी वहां पे काम करना शुरू कर देगा। होता क्या है, ये हमारे पास इनकमिंग वेसिकल है और ये सिक्रीट होके जाने वाली वेसिकल है। इनकमिंग वेसिकल उसके अंदर एंटर हुई गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी में, वहां पे थोड़ा सा इसने इसको प्रोसेस किया और मॉडिफाई करके वेसिकल बाहर निकाल दी। अब इसमें एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है
पहले हम कह सकते हैं इमेच्योर प्रोडक्ट था, अब इसमें मेच्योर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास देखो सिस फेज है और इस तरफ वाला हमारे पास ट्रांस फेज आएगा। आपको पता है अभी ट्रांस वाला हमने पढ़ा, कंकेव वाला ट्रांस है, तो आपको नजर आ रहा है कंकेव फेज है और ये सिस फेज है। सिस फेज को हम कह सकते हैं फॉर्मिंग फेज। तो हमारे पास होता है फॉर्मिंग फेज, जहां से गोल्जी एपेटाइटिस बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कोई ना कोई वेसिकल आएगी और यहाँ पे सारी वो प्रोसेस होगी। और ये जो ट्रांस फेज को हम कहते हैं मेच्योरिंग फेज, और यहाँ पर वो वेसिकल अब यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है और इस मेच्योरिंग फेज से वो निकल कर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगी या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे इसकी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे मतलब जो गोल्जी एपेटाइटिस को स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फॉर्मिंग फेज से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो गोल्जी सिस्टर्नी से होता होता मेच्योरिंग फेज तक आता है। तो ये थी इसकी हमारे पास एनाटॉमी, स्ट्रक्चर उसका। अच्छा, अब गोल्जी एपेटाइटिस आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सेवरल फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है इसका, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग करता है, पैकेजेस में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, जरूरत पड़ने पर दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन या लिपिड के साथ जोड़ के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और फिर देखता है कि किसकी कौन सी प्रोटीन लिपिड की कौन सी वाली जगह सूटेबल है तो उन्हें कहाँ पर भेजना है, उसको सॉर्ट आउट करता है, डेस्टिनेशन को फाइनल करता है और स्टोरेज भी करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं अपने पास। अब जो है ना गोल्जी एपरेटस, वो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना उसमें मेजॉरिटी में ये एनिमल्स में पाया जाता है। प्लांट्स में गोल्जी एपरेटस कम पाया जाता है, लेकिन उसके बजाय हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जो ये वाला पार्ट प्ले कर रहा होता है, उसको कहते हैं डिक्टायोसोम। ठीक है, ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना क्योंकि ये वर्ड अक्सर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। पीटीबी में तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाकी फेडरल बोर्ड में ये मेंशन्ड है वर्ड कि जो गोल्जी एपरेटस है ना, प्लांट्स में गोल्जी एपरेटस नहीं होता बल्कि उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ये वाले फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, उसका नाम कहता है डिक्टायोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम या डिक्टायोसोम व्हाटसोएवर यू कॉल इट। अक्सर हमें यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में मसले बड़े होते हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं डिफरेंट वर्ड्स को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो दो तीन प्रोनाउंसिएशन है तीनों की तीनों ऐसे बता दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे देखो जरा, ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल ने आना है इस सिस या फॉर्मिंग फेज पर यहाँ पर, और यहाँ पे फिर आगे सिस्टर्नी है, ये वाले सारे ये ल्यूमन से होते होते प्रोसेस होता होता, मतलब सपोज ये हमारे पास इनकमिंग वेसिकल है, प्रोसेस होता होता गोल्जी एपरेटस में ये सपोज एक प्रोटीन आई थी, अब उसने ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, उसने उस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ दिया, यहाँ पे आगे मेच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज तक पहुंचेगी और वो यहाँ तक आते आते वो मेच्योर हो चुकी है और आगे वेसिकल के तौर पे सिक्रीट हो जाएगी। तो इसका काम क्या था, इसका असल काम क्या था, प्रोसेस करना, उसको पैकेज करना, ये हमारे पास आ जाता है गोल्जी एपरेटस का काम। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारे पास यही था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। अब कोशिश क्या करनी है आप लोगों ने कि अगर आप फेडरल जो अगर आप किसके पास बुक है तो दैट इज रियली ग्रेट, एक रीडिंग इनको फेडरल की बुक से देनी है। फेडरल की बुक से ये जो है ना ऑर्गेनल्स, एक ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फेडरल का, और दूसरा हमारे पास एंजाइम्स आता है। बाकी पीटीबी सही चल रही है, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक नहीं सॉरी जो सेल ऑर्गेनल्स है, उसके अलावा जो एंजाइम्स वाला टॉपिक है फेडरल में ना, इसमें थोड़ी ज्यादा बातें लिखी हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मैंने तो कोशिश की है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर कर दूं लेक्चर के अंदर, लेकिन एक दफा रीडिंग जरूरी होती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, फेडरल की बुक नहीं है तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं उसको कुछ ना कुछ करके अरेंज करा देती हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने फेडरल से इन दो चैप्टर्स को तो लाजमी पढ़ना है। बाकी चैप्टर जैसे कि जो पीटीबी में लिखा है वही फेडरल में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है, चलो ऑर्गेनल्स वाला और एंजाइम्स वाला। तो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।